Hello everyone. Today's topic ecological characteristics of lake and rivers. इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जल का विस्तृत स्थान जो जमीन से घिरा रहता है तथा बेसिन पर स्थित होता है उसे तालाब या लेक कहते हैं। मतलब एक छोटी एक्वेटिक बॉडी जो आसपास से लैंड से या ज़मीन से घिरी होती है, यह लॉन्टिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को लॉन्टिक और लैटिक का मतलब पता होगा। जो स्थिर रहता है, जिसका जल प्रवाह स्थिर रहता है, जिसमें पानी बहता नहीं होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्टिक सिस्टम। ठीक है, ये भौगोलिक तौर पर चिर स्थायी नहीं होते। मतलब चिर स्थायी इट मीन्स ये परमानेंट नहीं होते हैं। तालाब नष्ट भी हो सकते हैं। नदियाँ, सेकंड जो रिवर्स है उसको देखते हैं हम। नदियाँ पानी का नेचुरल सोर्स होता है जो बेसिन का भाग होता है। ये किसी समुद्र या अन्य किसी जल स्थान में जाकर मिलता है। ये अन्य नदी अथवा सहायक नदियों से पोषित होता है। और इसमें एक चीज़ मैंने लिखना भूल गई हूँ कि ये लैटिक सिस्टम होता है। मतलब ये इसका जो जल होता है वो प्रवाहित होते रहता है, इसलिए ये लैटिक सिस्टम के अंतर्गत आएगा। आगे इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेक यानी कि तालाब के। जल सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक होते हैं। मतलब जल में बहुत सारे अजैविक फैक्टर्स होते हैं। विभिन्न पादप और प्राणियों का आवास होता है जल। तो कौन कौन से इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम देखते हैं, जिसमें डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सैलिनिटी, डिज़ोल्व सॉल्ट, पीएच। एग्ज़ाम में इतने सारे का आप लोग नहीं लिखना है। मतलब इसमें से 4 या 5 पॉइंट भी लिखिए तो सफिशिएंट है। फर्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। तो वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तथा घुले हुए पदार्थ के सीधा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सामान्य जल में घुले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जल की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक्वेटिक बॉडी है, तालाब है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो उसकी डेंसिटी मतलब उसके घनत्व को बढ़ाएंगे। गर्मी में जब जल का वाष्पीकरण होता है, उसका पानी कम होता है, वाष्पीकरण से पानी कम होता है, तो लवणों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब उसमें जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसे हम हाइपर सैलिनिटी कहते हैं। तथा बरसात में यह लवणता यानी कि सैलिनिटी कम हो जाती है, इसे हाइपो सैलिनिटी कहते हैं। सेकेंड है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। लेक के एनिमल्स पर वाटर का प्रेशर तल के भार और वायु के भार का संयुक्त रूप होता है। मतलब कि जो लेक में जो भी एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उन पे वाटर बॉडी के तल का मतलब नीचे का प्रेशर और ऊपर से वायु का प्रेशर संयुक्त रूप से होता है, मतलब इक्वल होता है। थर्ड है टेम्परेचर यानी तापमान। लेक के टेम्परेचर में दैनिक उतार चढ़ाव होता है। यह विभिन्नता 4.8 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच पाई जाती है। फोर्थ है लाइट यानी प्रकाश। लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सबको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैंने पूरे पॉइंट लिखे हैं। अगर आप लोग भी पूरे पॉइंट लिखे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। लाइट लेक की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। पानी में घुले पदार्थों के कारण प्रकाश बाधित होता है और नीचे तक नहीं पहुंच पाता। ऑब्वियसली जो सनलाइट होती है वो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है। इट मीन्स कि जो सनलाइट होगी, ऊपर जो भी उसमें एक्वेटिक प्लांट होंगे या फिर जो भी एल्गी फंजाई होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, किसी भी लेक में सरफेस पे होगी। और जो जल में घुले पदार्थ होते हैं, अगर वो जो भी उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थ घुले होते हैं वो प्रकाश को बाधित करते हैं, मतलब नीचे यानी कि तल तक जाने से रोकते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन। जल में ऑक्सीजन एक प्रमुख घटक है तथा जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जिन लेक में पानी हवा से अधिक पारस्परिक क्रिया करता है उसमें
ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा होती है। इट मीन्स मतलब ऐसा लेक जो उथला हुआ होता है, जो वायु के संपर्क में ज़्यादा आता है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन का उपयोग मृत जीवों का डिकम्पोजिशन, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है तो वो बॉटम पे जाते हैं, तो वहाँ होते बैक्टीरिया जो उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कई बार मृत जीवों के विघटन में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इस बात का ये मतलब है कि मान लीजिए कि एक्वेटिक बॉडी में किसी एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो गई, तो वो गया तल पे, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उसको डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही कि वो डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज मतलब उसको क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो बैक्टीरिया जितनी उनको आवश्यकता होती है उससे अधिक ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, तो अन्य जितने भी वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से डिफ्यूज़न कर वाटर में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है, जो पानी के पीएच मान को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेक के पारस्परिक तंत्र में मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। एक्वेटिक एनिमल के विघटन में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब किसी भी एनिमल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है सैलिनिटी। लेक में सैलिनिटी सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है, क्योंकि इसमें घुले साल्ट की मात्रा बहुत कम, मतलब 2 से 5 ppt होती है। एक्वेटिक एनिमल में पराशरण नियंत्रण की समस्या आती है। सामान्य सी बात है, यदि किसी लेक में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी सैलिनिटी यानी कि उसकी लवणता ज़्यादा होगी, और अगर उसमें NaCl ज़्यादा होगा तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन आप लोगों को पता होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करते हैं, इसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है डिज़ोल्व सॉल्ट। इसमें पूरे 9 पॉइंट है, आप लोग में इसमें से सिर्फ केवल 5 चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ईजी लगे। डिज़ोल्व सॉल्ट। लेक में कई सॉल्ट घुले हुए पाए जाते हैं, इनमें प्रमुख है नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट के यौगिक। ये जलीय जीवों के विघटन में अथवा बहकर पानी में आते हैं। यद्यपि अमोनिया, लवण, नाइट्रेट और नाइट्राइट शैवाल और अन्य जलीय मैक्रोफाइट की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, पर ये फिश और उनके खाद्य जीवों के लिए टॉक्सिक होते हैं। मतलब ये जो जितने भी डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं ये बहकर आएंगे, या तो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनके विघटन से मिलेंगे, तो ये उस एक्वेटिक बॉडी के लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन मतलब फ़ायदेमंद होते हैं इट मीन्स कि वहाँ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एल्गी की ग्रो के लिए हो या फिर जो भी, लेकिन वहाँ जो फ़िश होते हैं या बाकी जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि जब ये एक बार चले जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर तो उनको रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है pH वैल्यू। pH मान लेक के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और सीमाकारी कारक होता है। pH का मान सीजनल और एनुअल फ्रिक्वेंशन होती है, मतलब ये कि हर जाति के लिए pH का एक विशिष्ट मान होता है। pH मतलब लेक का pH एनुअल चेंज होता जाता है। मान लीजिए बारिश में उसका pH अलग होगा और गर्मियों के टाइम में उसका pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे लेक के अन्य अभिलक्षण। आप लोग जो ऊपर जितने भी पॉइंट थे उसमें से कुछ पॉइंट कम कर दीजिएगा, बस ये जो पॉइंट है इसके अन्य अभिलक्षण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम देख के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आई थिंक। अन्य अभिलक्षण में देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर, वेवलेंथ के बेस पर लेक में हैबिट को 5 स्पष्ट एरिया में बांटा गया है, जिसमें से 5 स्पष्ट एरिया में बांटा गया है। सबसे पहला है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन ये जो डायग्राम है पहले आप इसको देख लीजिए। क्या होता है, ये एक लेक है,
जिसकी जो सबसे ऊपरी है, मतलब कि सतह से नीचे सिर्फ 6 मीटर तक का जो एरिया होता है उसको लिटोरल जोन बोलते हैं। और सतह से 10 मीटर तक का एरिया नीचे तक उसको लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। और सतह से बिल्कुल नीचे, मतलब जिसको हम बोलेंगे बॉटम तक का एरिया होता है प्रोफंडल जोन। ये 3 जोन मेन होते हैं। आगे देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला जोन होता है लिटोरल जोन, ये सबसे उथला होगा, मतलब सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होगा। तो ये उथले, चूँकि सबसे ऊपरी हिस्सा होगा तो इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होगी। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ऊपरी जो सतह होती है वो सबसे ज़्यादा एयर के संपर्क में आती है, और एयर के संपर्क में आएगी तो उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा। ऊपरी वार्म संचार स्तर होता है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए कि जो निचला हिस्सा होता है, जो सतह से नीचे 50 मीटर की दूरी पर होता है, उसमें यहाँ लिखा है ओनली डीकम्पोजर्स, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सबसे नीचे में। और नो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, क्योंकि इतने नीचे स्तर तक प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है। आगे सेकेंड जोन देखते हैं। सेकेंड है सब लिटोरल जोन। ये जो जोन है इसको मैंने शो नहीं किया था डायग्राम में, क्योंकि ये जस्ट लिटोरल के नीचे वाला जोन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है। ये सतह से 10 मीटर पर प्रारंभ होता है। थर्ड होता है प्रोफंडल जोन। जो प्रोफंडल जोन होता है यह लिम्नेटिक जोन के नीचे होता है तथा प्रभावी प्रकाश के वैधन, मतलब इफेक्टिव लाइट ये पेनिट्रेशन है ये, ठीक है, कि आगे तक रहता है। नेक्स्ट है लिम्नेटिक जोन। यह सतह से 50 मीटर तक प्रारंभ होता है तथा उस सीमा तक रहता है जहाँ पर शोषण दर और प्रकाश संश्लेषण दर बराबर होती है। लास्ट है एब्सेशल जोन, जिसको प्रोफंडल जोन भी बोलते हैं। ये केवल गहरे पानी वाली लेक में पाया जाता है। यह सतह के पानी से 2000 मीटर पर प्रारंभ होता है। यहाँ पर ही लिखने में गलती हो गई है, मतलब जो 4th नंबर पे है, मैंने नंबरिंग सही की है, लेकिन ये जो प्रोफंडल जोन है वो 4th नंबर पे आएगा और 3rd नंबर पे आएगा लिम्नेटिक जोन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। अभी हमने किसका देखा था, लेक का। अब देखते हैं रिवर के बारे में। तो नदियों का इकोसिस्टम लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका पानी बहता रहता है। निम्नलिखित कैरेक्टर्स किसी भी नदी के इकोसिस्टम को अन्य जलीय इकोसिस्टम तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसमें बहाव एक दिशा की ओर होता है, लगातार भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, माइक्रो आवासों में विभिन्नता होती है, जैविक कार्य तथा जल में साथ रहने वाले जीव विशिष्ट होते हैं। तो जो रिवर होती है, मतलब नदियाँ, उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर मतलब इसको कहेंगे निर्जीव फैक्टर्स, जिसमें लाइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आएंगे। और बायोटिक फैक्टर जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं, वो सभी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइट। प्रभावी तंत्र में लाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राथमिक उत्पादकता बढ़ती है। नदियों के आसपास छायादार घने जंगल या घाटियाँ प्रकाश को प्रभावित करती है। सीजनल और दैनिक कारक भी प्रकाश को प्रभावित करते हैं। प्रकाश, चूँकि जो ये लोटिक सिस्टम का है, तो इसमें जो इसमें वाटर फ्लोइंग रहता है, तो इसमें प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो नदियाँ होती है उसके आसपास जो छायादार पेड़ होते हैं, कभी कभी ये बाधा होते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो फिर नदी की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको ये क्षति पहुंचाते हैं। आगे है टेम्परेचर इन्वायरमेंट परिस्थितियों से प्रभावित होता है। छाया, मौसम आदि भी तापमान को प्रभावित करते हैं। गहरी धीमी गति से बहने वाली नदियों में सतह और तली के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। सामान्यतः जल की सतह का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ऐसा गर्मियों के दिनों में होगा। नेक्स्ट है अन्य अभिलक्षण।
किसी भी नदी के जल की रासायनिक संरचना जल ग्रहण क्षेत्र में प्राप्त अपवाही धाराओं, अवक्षेप और प्रदूषकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अधिक मिश्रण के कारण नदियों के जल की रासायनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। आगे है इसकी बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आते हैं। इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। प्रोड्यूसर जो नदी में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट और एल्गी जो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कंज्यूमर जो इनका उपभोक्ता यानी जो इनको उपभोग करते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल छोटे छोटे जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब आएंगे। और डिकम्पोजर्स में क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे जो एक्वेटिक बॉडी के सबसे बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, जो डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।